हो वारी वर्सी खटन गया सी खटके ले आया क्यों, वारी वर्सी खटन गया सी खटके ले आया क्यों, एंटरटेनमेंट ता होंदा ओ महफिल ता सजदी जब देखोगे अंजलि अरोड़ा दा टॉक शो। जी हाँ, ये डिमांड की थी मिस्टर अनिल ने। आई होप अनिल आप ये शो देख रहे हैं। और मिस्टर अनिल ने मुझे स्पेशली डिमांड किया था कि आपने ये जो बोली बोली थी लास्ट टाइम टॉक शो पर, प्लीज एक बार फिर से बोलिएगा मेरा नाम लेकर। तो मिस्टर अनिल धवन, ये आपके लिए। तो मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका स्वागत हमारे अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग फिट एंड फाइन हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं पूरी तरह से। तो चलिए आज की गेस्ट को बुलाया जाए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर शंकर मिश्रा जी। जी हाँ, मिस्टर शंकर मिश्रा जी एक एक्टर हैं, इन्होंने काफ़ी थिएटर किया हुआ है। और चलिए जानते हैं इनसे उनकी लाइफ जर्नी, उनकी पैशन जर्नी। और उनको बुलाने से पहले देखेंगे हम उनकी शो रील। तो शो रील तो आपने देख ली, तो चलिए बुलाते हैं उन्हें और करते हैं उनसे बहुत सारी बातें और जानते हैं उनसे उनकी पैशन जर्नी। तो बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे लव के साथ वेलकम कीजिए मिस्टर शंकर ए मिश्रा जी का। वेलकम टू आवर शो मिस्टर शंकर ए मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच। आपका भी धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया, इसके लिए इनवाइट किया। आवर प्लेजर सर। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी शो की टैगलाइन है स्पीक योर पैशन, मीन्स पैशन के बारे में हमारा शो है। तो आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से पैशन क्या है? देखिए, पैशन हर आदमी के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि वो अपने पैशन को किस तरह लेता है। हाँ जी। किसी के लिए पैशन जीने मरने की बात हो जाती है कि नहीं, उसको तो रात में किसी तरीके से वो चीज़ अचीव करना है। एक वो भी पैशन होता है। एक होता है पैशन तो है लेकिन ठीक है, हो जाएगा। तो ये आप अपने पैशन को किस तरह डिफाइन करेंगे, ये आपके खुद ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पैशन को कैसे समझते हैं। सही बात है। पैशन, लेकिन जो पैशन एक्चुअल में होता है वो यही होता है कि भाई आपको, अगर आपने कोई चीज़ सोचा हुआ है तो उसको इतना पैशनेट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि आप जब तक उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तब तक आप उसके लिए दिन रात जो है लगे रहते हैं। लगे रहता है। ठीक है जी। तो सर आप क्या कहेंगे, आपका पैशन क्या है? मैं तो जानती हूँ, आप दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए, मेरा पैशन तो ये है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि जो टारगेट लेके मैं चला था और अपनी शर्तों पे पैशन को पाना। अगर हम्म। आप आपका पैशन है लेकिन आप कंप्रोमाइज़ शुरू कर देते हैं चीज़ों को लेकर के, हम्म। तो कहीं न कहीं आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हाँ जी। तो बिना रास्ते से भटके हुए अगर आप अपनी चीज़ों को अचीव करते हैं, तो वो पैशन सही मायने में आपका पैशन होता है। आप करेक्ट। पैशन तो है लेकिन आप रास्ते से भटक जाते हैं, आप बहुत सारे लाइफ में कंप्रोमाइज़ेज़ करते चले जाते हैं, फिर वो पैशन का कोई मतलब होता नहीं है। तो मेरा पैशन ये है कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उस तरीके से उस चीज़ को अचीव करना। और वो थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है। हाँ जी। क्योंकि आप अपनी शर्तों पे चीज़ों को डिक्टेट करना इतना आसान नहीं है। आप तो एक्सपीरियंस है, आपने दुनिया देखी है, तो दुनिया आपको इतनी जल्दी मानने को तैयार होती नहीं है। हम्म। और दुनिया को अपनी बात मनवाना, अपनी शर्तों पे हाँ मान भी जी। जाएँगे लोग। अगर आप उनकी बात मान लें, तो आप अपनी चीज़ को अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी बात रखते हुए अगर अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो थोड़ा टफ होता है, थोड़ा मुश्किल है, हाँ जी। लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। डेफ़िनेटली करना पड़ता है और हर रोज़ आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। राइट। आपके लिए हर दिन एक नया दिन है और आप जब देखेंगे तो आपको आपको लगता है कि आपको ये आता है, लेकिन आपके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। एक नए तरीके से वो चीज़ आती है। हाँ तो आप जी। उसको हैंडल कैसे करते हैं, ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है।
हालांकि मैंने देखा है बहुत लोगों को मतलब कुछ सरेंडर कर देते हैं, चीज़ों से हार मान जाते हैं राइट। और फिर वो किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ करके अपनी चीज़ों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। वो हम्म। एक रास्ता है, लेकिन मेरा रास्ता वो नहीं है। हम्म। सही कहा सर आपने, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसे चीजें घेर लेती है जिससे लगता है कि चलो यही शॉर्टकट मारे, मगर इस तरह से कामयाबी किसी काम की नहीं एक्चुअली में। देखिए, मैंने आपको जैसे कि शुरू में ही बोला कि वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि वो चीज़ों को कैसे लेता है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब वो कहते हैं बोनलेस होते हैं, तो उनके लिए अपनी चीज़ को पाना, किसी भी तरीके से पाना है ना? ओके। तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, किसी तरीके से भी पाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को अपने तरीके से जैसा वो चाहते हैं। इवन आप देखिए जैसे फ़िल्म लाइन में भी होता है कि एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेकर के बैठता है। हाँ जी। आप जब उसके स्क्रिप्ट को और फ़िल्म को देखेंगे, तो दोनों में बहुत अंतर नज़र आएगा। ओके। लेकिन कुछ कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो स्क्रिप्ट होती है उसके बहुत नज़दीक पहुँचते हैं। तो जो स्क्रिप्ट होती है उसके नज़दीक अगर आप पहुँचते हैं तो मज़ा है ना आपका। आप सही बात बनाने है। चले थे कुछ और, बन गई कुछ और। कुछ और। हालाँकि आपने आपने फ़िल्म तो बना ली, हम्म। लेकिन आपकी फ़िल्म जो स्क्रिप्ट थी, उससे अलग हो गई। तो हम्म। मज़ा तभी आएगा जब आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है या स्क्रिप्ट पढ़ी है, उसके हिसाब से फ़िल्म अगर आप बनाते हैं, हम्म। तो वो बहुत अच्छा होता है और सुकून भी देता है। अलग ही बात होती है एक्चुअली। हाँ, तो मैं आपसे ज़रूर, हम लोग, मैं और मेरे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर, कि किस तरह से आप कहाँ से हैं और किस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई एक्टिंग की। देखिए मैं तो बेसिकली इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज है, ओके। वहाँ से हूँ। वहाँ वहीं मैंने अपने स्कूल डेज़ में और अपने मोहल्ले में, नुक्कड़ में, सब जगह नाटक अच्छा। करता रहा। वहाँ पर एक्टिंग करता था मैं वहाँ पर। तो लोग एप्रिशिएट करते थे कि तुम अच्छा करते हो, तो मुझे हम्म। लगा मैं एक्टिंग करूँ। और बाकी और चीज़ों में मैं सोच भी नहीं पाता था, लगता था कि नहीं मैं इसमें, हालाँकि हम लोगों की ज़्यादातर जो फैमिली बैकग्राउंड है म्यूज़िक की है। ओके। लेकिन उसमें ज़्यादातर जितने वो मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे जो मेरे सामने, वो मुझसे अच्छा म्यूज़िक करते थे। अच्छा। मुझे लगता था कि म्यूज़िक में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। ओके। और एक्टिंग एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मुझे थोड़ा लगता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोग भी बोलते थे। और मुझे लगता है कि इंसान को अपना सेल्फ असेसमेंट करने आना चाहिए। हम्म। कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं कि उनको वो कहाँ पर खड़े होते हैं, कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं, वो लगे रहते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत शुरू में ही पता लग गई थी कि मतलब मुझे म्यूज़िक करना है कि थिएटर में एक्टिंग करना है। तो जब मैं ये देखा तो मुझे लगा नहीं मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। हालाँकि मुझे उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैं एनएसडी में गया तो एनएसडी में जो वहाँ के डायरेक्टर थे रतन खियाम जी, उन्होंने मुझे थिएटर के बारे में, और उस समय क्या होता था अंजलि जी, थिएटर में रिटेन लोगों को नहीं पता होता था ओके। कि ये थिएटर में रिटेन क्या होगा। मतलब हाँ। ज़्यादातर लोग थिएटर करते थे, नाटक करते थे, बस इतना होता था। राइट। थिएटर में पीटर ब्रूक कौन है, गॉसवर्दी कौन है, ये बर्तोल्ट ब्रेख्ट कौन है, ये सब लोग नहीं पढ़ते नहीं थे, पढ़ते थिएटर थे। करते थे। तो मुझसे वहाँ के डायरेक्टर रतन रतन श्याम जी ने मुझसे पूछा ये सब, तो मैं कुछ नहीं बता पाया। और जब ओके। उन्होंने म्यूजिक के बारे में पूछा तो मैं थोड़ा उनको मैंने बताया। तो उन्होंने कहा व्हाई आर यू नॉट गोइंग इन म्यूजिक। तो मैंने कहा सर म्यूजिक मैं जानता हूँ लेकिन मैं थिएटर करना चाहता हूँ। हाँ। तो वो मेरी बात से कन्विंस नहीं किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। ओके। फिर मैं दिल्ली में ही आकर के वहाँ पर, उसके पहले मैंने 86 में एनएसडी के जितने भी प्रोमिनेंट टीचर हैं, उत्तर प्रदेश मध्य सांस्कृतिक केंद्र के थ्रू मैंने एक बड़ा वर्कशॉप किया था। ओके। उसमें कारण जी, राम गोपाल बजाज, अनुराधा कपूर, रोबिन दास, वीरेंद्र सक्सेना, राम गोपाल बजाज, इन लोगों के साथ मैंने वर्क किया था। उन अच्छा। लोगों ने मुझे बोला था कि आप जो है एनएसडी आइए। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो रतन श्याम जी ने मुझे नहीं लिया। ओके। फिर मुझे लगा कि ठीक है मैं यहीं थिएटर करता हूँ। फिर मैं श्री राम सेंटर रिपेटरी चला गया। हाँ। वहाँ पर भी म्यूजिक ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ की जो डायरेक्टर थी पन्ना जी, उन्होंने बोला कि आप थोड़े दिन के लिए म्यूजिक में आ जाइए, फिर हम आपको उसमें एक्टिंग में ले लेंगे। ले लेंगे। तो मैं वहाँ पपेट में म्यूजिक करने लगा। ओके। उनकी वहाँ एक पपेट विंग हुआ करती थी जो कि बहुत ही मतलब काफी स्पॉन्सर मिलते थे उसके, और बहुत सारे शोज होते थे। अच्छा। लेकिन जब 2-3 महीने बाद मैंने देखा कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मुझे जो भी आ रहा है बोला थोड़ा म्यूजिक कर दो, थोड़ा ये कर दो। हाँ। तो मैंने कहा यार मैं म्यूजिक करने तो नहीं आया नहीं हूँ ना, आया। म्यूजिक में मेरा। तो सही मैं बात फिर है। फ्रीलांस हो गया। वहाँ मिस्टर अमिताभ दास गुप्ता जो कि
काफ़ी व्यक्ति मिलर करके ग्रुप चलाते थे। उनके ग्रुप में दीपा शाही जी, अपना ललित पालमू जी, काफ़ी जैसे उनके एक्टर थे, और वो राज बब्बर जी के साड़ू भी लगते। काफ़ी लोग उनको दिल्ली में जानते थे, अभी वो ओके। एक्सपायर हो गए दादा। तो उनके साथ में जुड़ गया, एलटीजी में जुड़ा, काफ़ी रविंद्र दास जी के साथ मैंने काम किया वहाँ पर। तो मेरी थिएटर की जर्नी फिर वहाँ पर शुरू हो गया कि मतलब मुझे थिएटर ही करना है। लेकिन फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि थिएटर में पैसे मिलते नहीं थे। राइट। और उस समय एक्ट वन एक बहुत अच्छा ग्रुप हुआ करता था, जो कि वहाँ मनोज वाजपेयी, काफ़ी से वहाँ नामचीन लोग वहाँ थे। तो वो लोग सुबह शाम थिएटर ही करते थे, सुबह थिएटर, शाम को थिएटर। अच्छा। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मैं सुबह थिएटर करूंगा, शाम थिएटर करूंगा, तो खाऊंगा कैसे, खाऊंगा रहूंगा कैसे? कैसे? राइट। तो मुझे कुछ अर्निंग भी करना होता था। तो मैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो फ्रीलांस में वहाँ पर काम करते थे, शाम को रिहर्सल होते थे। और उस समय मंडी हाउस का ऐसा माहौल था कि अगर आप मंडी हाउस में उस समय, आज से 25-30 साल पहले जाती ना, तो लगता है जैसे थिएटर ग्रुप का मेला लगा रहता था। अच्छा। एनएसडी के प्रीमाइसेस में, जो कि अब सब बंद हो गया है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो है वहाँ पर अपने अपने प्रैक्टिस किया करते थे, रिहर्सल किया करते थे शोज की। बहुत ही अच्छा माहौल था, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते थे, बस का भाड़ा नहीं होता था, लेकिन लोग थिएटर के लिए वहां पर आते आ थे। वो जाते थे। पैशन जो था ना, तब मुझे लगता है कि असली में जो थिएटर था वो दिल्ली में था। ऐसा नहीं था वहां पर कि दिल्ली में लोग फिल्मों से इन्फ्लुएंस थे। कुछ लोग रहे होंगे, लेकिन थिएटर सही मायने में लोग थिएटर करते थे वहां पे। अच्छा। आप थिएटर का जो फॉर्मेट होता था, वो देख के लगता था कि हाँ ये थिएटर है। फिर मैं जब बॉम्बे आया तो वहाँ पर काफ़ी मैंने काम किया, फिर बॉम्बे आ गया। बॉम्बे भी मैं यहाँ पर मकरंद देश पांडे के साथ में जुड़ा, आनंद महादेवन के साथ किया, आनंद मिश्रा जी के साथ काम किया। लेकिन ये लोग तो खैर थिएटर के लोग थे, तो इन लोगों ने थिएटर को सही मायने में थिएटर किया। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जो जिनको मैं यहाँ थिएटर देखता था तो लगता था कि ये फिल्मों से इन्फ्लुएंस है, लगता है जैसे फिल्म की तरह थिएटर भी हो रहा है। ओके। तो मेरा थिएटर तो फिर बाद में छूट गया, और काफ़ी सारा काम भी मिलने लगा। तो मैं अपने सीरियल में, मूवीज़ में, इन सब में बिजी हो गया, तो थिएटर मेरा काफ़ी पीछे छूट गया, जो कि मैं काफ़ी मिस करता हूँ थिएटर। सर, आपने कहा कि आप मुंबई आए, तो मुंबई में तो वैसे ही यहाँ पर सेट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो दिन आपने कैसे निकाले, सेटिंग होना नहीं एंड ऑल? नहीं, मेरे साथ तो बात बहुत अलग थी, क्योंकि मैं इतने सारे अप्रोच लेकर के आया था, इतने बड़े बड़े ओके। लोगों के अप्रोच लेके आया था। मुझे लगता था कि मैं 6 महीने में तो मुंबई विन कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर लोग जो होते हैं वो आपको पता नहीं चलने देते कि क्या सोचते हैं आपके बारे में। वो लोग मुझे बुलाते थे, चाय पिलाते थे, सेट पे खाना भी खिलाते थे, काम नहीं देते थे। अच्छा। तो मैं सोचता था यार कि ये तो खाना भी खिला रहा है, चाय भी पिला रहा है, अच्छे से बात भी कर रहा है, लेकिन काम नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब है? तो यहाँ पर जब तो लोग आपसे कन्विंस नहीं होते हैं, ऐसे आपको मतलब फिलर टाइप का रोल तो मिल सकता है कि चलो आप खड़े हो जाओ, आप हाँ। कुछ भी कर लो, लेकिन जो सही मायने में जो कैरेक्टर है ना, वो आपको तभी मिलेगा जब सामने वाला, आपका डायरेक्टर, आपका प्रोड्यूसर या आपका राइटर, वो आपसे कन्विंस होगा कि हाँ यार आप कर लोगे। कर लो। तो वो ट्रस्ट पैदा करना लोगों के बीच में, और अपने बिहेव को भी अच्छा रखना। क्योंकि मैं थोड़ा उस समय एग्रेशन में भी रहता था कि मेरे पास इतनी अप्रोच हैं, अच्छा। मैं थिएटर करके आया हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं सब कर दूंगा। तो लोग उस बात से कन्विंस नहीं होते थे कि नहीं यार ये, इसका बिहेव ठीक नहीं होगा शायद, या हाँ। ये कर नहीं पाएगा। तो इसलिए धीरे 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 जब मैंने अपने आप पे वर्क करना शुरू किया कि लोग काम क्यों नहीं देते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा काम जो होता है, अच्छा जो है। हाँ। एक, एक एक्टर को चाहिए होता है, वो क्यों नहीं होता है। तो मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, क्योंकि देखिए अंजलि जी, सही बात तो ये है कि पहले लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपके काम को एक्सेप्ट करते हैं। राइट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोग आपके काम को एक्सेप्ट कर लें, आपको बाद में एक्सेप्ट करेंगे। जब अगर आज आप मैं मुझसे बात कर रहे हैं, तो पहले आपको लगा कि हाँ शंकर जी से बात करनी चाहिए, हाँ क्या जी। बोलेंगे वो तो बात की बात है। तो ऐसे ही एक्टिंग में भी होता है कि पहले लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपके काम को बाद में एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसा कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको काम तो दे दिया किसी ने किसी के रिकमेंडेशन से, और लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या आपको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे सेट पे, तो निकाल भी दिए जाते हैं। हाँ। ये बहुत सारे एक्टर के साथ हुआ भी है। हाँ जी। तो एक्चुअली। धीरे 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 फिर मैं इस चीज को समझा कि नहीं यार, एक्टर का मतलब होता है थोड़ा सा अपने आप को सबड्यू करो, थोड़ा सा माइल्ड
हो जाओ, थोड़ा सा लोगों से प्यार से बात करो, लोगों की सुनो और लोगों को समझो। लोग तभी आपको एक्सेप्ट करेंगे, और जब आपको एक्सेप्ट करेंगे तभी लोग आपको काम भी देंगे। हाँ जी, तो धी तो एक्सीलेंट। धीरे-धीरे फिर लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। और शिकायतें तो हर आदमी को होती है, लेकिन उन शिकायतों को जितना आप कम कर सकें, वो बेटर है। एक बार बहुत पहले की बात है, मैं अपना भाईदास हॉल के पास उस समय खड़ा होता था, तो परेश रावल जी भी वहाँ आते थे। उन्होंने भी यही बोला कि देखो बेटा, अगर शिकायत करने जाओगे या छोटी-छोटी चीज़ों में उलझोगे ना, तो ज़िंदगी उसी में उलझ जाएगी। ओके। इसलिए जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको इग्नोर करके आगे निकलो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप उसी चीज़ में उलझ जाओगे। तो मैंने भी उनसे क्या सीखा, उनकी बात बात समझी। इतने बड़े एक्टर उस समय भी थे वो परेश रावल जी। बाद में उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य भी मिला। तो कहीं न कहीं चीज़ों की जो एक मेरी एक्सेप्टेंस थी, है। तो वो बनी। फिर काम भी लोगों को पसंद आने लगा, काम मिलता चला गया, और ऊपर वाले की कृपा से आज काम भी कर रहा हूँ। सही है सर। और ये है कि हमें बहुत बार सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्डिंग करना पड़ता है, ताकि होता ना कि सबके, जैसे कि आपने कहा कि अपने आप को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है बहुत बार। तो, राइट। तो सर आप ऐसा कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जैसे थिएटर्स आपने किए हैं, सीरियल्स आपने किए हैं, कोई ऐसा किस्सा जो आपको होता ना, एक होता है एक बहुत एप्रिसिएशन वाला किस्सा हमें याद रहता है, या तो कभी ऐसा होता है कि हमें एक कोई ऐसी यादगार बात रह जाती है जो लगता है हाँ इस समय मुझसे ये गलती हुई थी, वो मैं फिर नहीं दोहराऊंगा, ऐसा कोई? नहीं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेरा पहला आते मुझे जो मेरे ऊपर ओले गिरे ना, वो बहुत पहले की बात है। एक सहारा का उस समय चैनल शुरू हुआ था। सहारा वाले उन लोगों ने सारा। जी। कुछ इन हाउस काम शुरू किया था लोगों के लिए बनाने के लिए। तो मेरा एक रोल फाइनल हुआ था उस समय, ओके। और मैं बहुत खुश था कि मुझे बहुत अच्छा काम मिला। वो भी किसी ने रिकमेंड किया था। लेकिन जब मैं सेट पे गया तो मुझे कुछ और रोल बताया उन्होंने, ओके। कि मैंने कहा नहीं, मेरा तो वो रोल था। और वो किसी ने उनको जो है अपना नाम रिकमेंड करवा के किसी का, उनको वो रोल दिलवा दिया। अच्छा। तो मेरे लिए मतलब नया-नया था, और मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मुझे मुझे लगा यार ये क्या हो गया, मतलब कि मैं बहुत मतलब गुस्से में भी था, और बहुत हर्ट भी था, डिसअपॉइंट भी था कि यार ये क्या हो गया ये। एक अच्छा मौका मिला था इतनी कोशिश के बाद। लेकिन आप कर क्या सकते हैं, मतलब कि आपको इस फील्ड में रहना है। अगर देखिए, मैंने उस समय यही सोचा कि जब तक अगर आप कोई धंधा करना शुरू कर देंगे, तो आपको एक्टिंग तो नहीं कर पाएँगे। नहीं करता है। अगर आपको एक्टिंग में रहना है, नदी में तभी आप पार होंगे या डूबेंगे जब आप नदी में तैरेंगे। तो ठीक। इस फील्ड में रहना, आपके लिए बने रहना बहुत ज़रूरी है। काम आज अच्छा नहीं मिलता है, कल अच्छा मिल जाएगा। तो काम कभी-कभी आपको बहुत अच्छा ना भी मिले, लेकिन आपके लिए काम में बने रहना भी ज़रूरी है। जरूरी है। फिर आप अपने टैलेंट से, अपने बिहेव से, अपनी सारी चीज़ों से आपको अच्छा काम मिल जाएगा। लेकिन पहले तो आपको इस फील्ड में सर्वाइव करना ज़रूरी है। हाँ। तो उस समय मैंने फिर उस चीज़ को सोचा, और फिर मैं उस जगह बना रहा। हालाँकि मैं आज इस बात को 25 साल के ऊपर हो गए हैं, और मुझे मेरे सामने आपने जब बोला तो पूरा सिनेरियो खड़ा हो गया कि वो मेरे साथ जो हादसा हुआ था, हुआ घटना था। घटी थी। और कहीं न कहीं एक्टर जो बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, तो उनको हर्ट भी बहुत जल्दी हार्ड हो होता है। जाता है। अगर वो एक्टर है तो, है ना? मुझे बहुत हर्ट तो बहुत हुआ था। मेरे बहुत अच्छे वेल विशर ने रिकमेंड किया, तो उसके बाद भी ये हुआ। तो मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे हो गया। सही लेकिन बात। फिर जब मैंने सिचुएशन को देखा, समझा, और अपने तरीके से अंतर मन में झाँका कि यार मुझे क्या करना चाहिए। तो यही आवाज़ है कि अभी आज ये सिचुएशन है, आपको इस फील्ड में बने रहना बहुत ज़रूरी है। शायद अगर उस दिन मैं फील्ड से बाहर चला जाता तो आज मैं कुछ और काम कर रहा होता, आज एक्टर नहीं राइट। होता, है ना? तो ये जो चीज़ थी वो मेरे काम आई। मैंने उस चीज़ को डाइजेस्ट किया, उस सिचुएशन को हैंडल किया, और इसलिए मैं आज यहाँ तक ये जर्नी मेरी जारी है। अदरवाइज़ शायद मेरी जर्नी वहीं पे खत्म हो जाती। आपने कभी गिव अप नहीं किया? नहीं, गिव अप करने का तो मतलब ही नहीं होता ना कि आप गिव अप कैसे करें? गिव अप वो कर सकता है जिसके पास ऑप्शन हो। जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक सैनिक है, वो लड़ाई को लड़ने गया है, या तो हाँ। मार के आएगा या मर के आएगा। राइट, राइट। क्या सही बात। करेगा वो? हम्म। उसके पास क्या ऑप्शन होता है?
एक्चुअली। वो पीछे मुड़ के जाएगा तो उसके अपने लोग उसको जो है कोर्ट मार्शल कर देंगे अब और मैं आगे जरूर जाएगा आपसे या पूछूंगी, मतलब आपके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया था आपके एक्टिंग करने का? नहीं। एक्सेप्ट करने का मतलब वो लोग ये कहते थे कि जो भी करना है करो, मतलब कि मैं कोई चोरी तो नहीं कर रहा था, किसी की डकैती तो नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत या जनों मैं को लगता है ना फिल्म लाइन में कुछ नहीं है करियर एंड ऑल, ऐसे बहुत जन सोचते हैं। नहीं। एक्चुअली क्या था कि मैं कभी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहा इस बात को लेकर कि मुझे ओके। हर महीने आप पैसे भेजो, हम्म। हर महीने उनसे खर्चा मांगू। तो हाँ, इसलिए उनको भी लगता था कि जो भी कर रहा है अपने दम पे कर अपने रहा दम है। पे कर रहा है एक्चुअली। तो उनको ये अच्छा लगता था कि मतलब कि ये मेरा बेटा जो भी है, मतलब आज वो बाहर है, दिल्ली में भी है या बॉम्बे में भी रहा, तो उसने कभी ये नहीं बोला कि मुझे पैसे भेजो, मुझे मैं भूखा मर रहा हूँ। राइट। तो इसलिए गिव अप होने का मतलब भी नहीं था। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता था जब लोग बोलते थे। पहले शुरू में तो शायद उनको इतना नहीं था, लेकिन जब सीरियल वगैरह में देखते थे, लोग आके बोलते थे मैंने उनको उसमें देखा, इसमें देखा, ये हाँ, कार्य है। और तो उनको भी अच्छा लगता था ना कि हाँ ठीक, अच्छी बात है, लोग देखते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता था। राइट। और सर मैं आपसे जरूर पूछूंगी, ये जो अपना माहौल चल रहा है 2020, तो हाँ। 2020 साल आपका कैसे गया? नहीं, मेरा बहुत बुरा भी नहीं गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी अम्बेडकर एक शो, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का एक शो है जो कि एन टीवी में 8:30 बजे आता है। ओके। उसमें मैं अम्बेडकर जी के गुरु के रोल कर रहा हूँ, जिन्होंने एक्चुअली अम्बेडकर जो है उनका सरनेम सतपाल हुआ करता था। अच्छा। लेकिन ये जो ये अम्बेडकर जो थे, इन्होंने अपना सरनेम दिया उनको, और उन्होंने काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट भी किया था, जो जितना मैंने ओके। पढ़ा है उनके बारे में। तो ये शो एन टीवी पे मुझे मिला था, और ये दिसंबर 19 में मैंने इसको कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो ये जो मार्च में लॉकडाउन हुआ, तो 3-4 महीने जो मेरी पेमेंट बाकी थी, वो लॉकडाउन में मुझे आती रही। ओके। और आई एम थैंकफुल टू सोगो फिल्म, उनके जो भी ईपी हैं, गौतम जी, हेड ऑफ प्रोडक्शन मित्र मिश्रा जी जो हैं, और सोगो फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, और पूरी टीम, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मुझे टाइम टू टाइम मेरी पेमेंट वो लोग करते रहे। तो दैट्स नाइस। इसलिए शायद मुझे वो जो मेरा लॉकडाउन का पीरियड था, उसमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तो ये हो सकती है कि आप घर में बैठे हुए हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, राइट। लेकिन फाइनेंशियल एक ट्रू। प्रॉब्लम जो होती है, क्योंकि आप घर में बैठे हैं, लेकिन सामान तो नीचे मिल ही रहा है ना, सही बात तो है। उसके पैसे चाहिए। और ये जो लॉकडाउन लगा, तो उसमें क्या हुआ कि सभी लोग प्रॉब्लम में थे, तो आप किसी ट्रू। से मांगेंगे भी तो बोल कैसे भी नहीं मांगेंगे, सकते, करेक्ट। है ना, कि वो लोग लगे हम भी प्रॉब्लम में हैं। हाँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए ये साल इतना बुरा नहीं रहा, क्योंकि जून जुलाई का फर्स्ट वीक मेरा ये शो दोबारा फिर से शुरू हो गया था। उन ओके। लोगों ने बकायदा जो हमारा बीमा वगैरह जो करा दिया था, जो भी प्रोसेस हुए थे अपना सिमटा वगैरह, उसके हिसाब से उन्होंने सब करवा दिया था। तो जुलाई से मेरा शूट दोबारा शुरू हो गया था। अच्छा। तो जब तक मैं घर में बैठा रहा, वो पेमेंट आती रही, और जुलाई में काम शुरू हो गया। तो जुलाई में भी मिथिलेश मिश्रा जी या शुभो फिल्म या गौतम जी ने काफ़ी कोऑपरेट किया, और मेरी पेमेंट जल्दी करवा देते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि एक्टर के पास पैसे नहीं होंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करता था, तो उन्होंने पैसे भी मेरे जो पेमेंट जो अगले महीने करवा देते। तो 2-3 महीने उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से मेरा सर्वाइवल ठीक रहा। मुझे उ- उस लेवल पर प्रॉब्लम नहीं आई जितनी लोगों ने शायद फेस की, कि एक्चुअली में वो हाँ। डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इट इज ऑल ड्यू टू सोबो फिल्म एंड मिथिलेश मिश्रा जी एंड गौतम जी, उन लोगों ने कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से ये हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बार ऐसे हो गया था कि लोग बहाना बनाने भी लग गए थे पेमेंट्स देने के लिए कि हाँ नहीं दे पा रहे हैं, ये है लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी जो सपोर्ट किया, दैट इज वेरी ग्रेट एक्चुअली। डेफिनेटली अंजलि जी, मैं तो बोलता हूँ कि मतलब कि ऐसे प्रोड्यूसर भगवान सबको दे, जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया, अपने टाइम टू टाइम आपको पेमेंट की, और शूट के बाद भी आपको पेमेंट जल्दी करवाई। क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया कि मेरी पेमेंट अटकी हुई है, मुझे पेमेंट नहीं अच्छा। मिल रही है। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जिनको हाँ, बोला कि नहीं अभी तो हम लॉकडाउन है, नहीं पेमेंट दे आ नहीं रहे, सकते, बहाने राइट। जो भी प्रोड्यूसर्स के बहाने होते हैं, आप तो जानती हैं, हाँ बताने जी। की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हम्म। तो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे प्रोड्यूसर सोबो फिल्म ने
मुझे बहुत कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाया, मैं स्टैंड कर पाया, और इस वजह से आज मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता। ये जो लॉकडाउन था, ये हाँ, सबके लिए प्रॉब्लम थी। इसमें लाइफ का थ्रेट था लोगों के लिए। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, आप कुछ कर नहीं सकते थे। ट्रू। बातें बहुत बड़ी-बड़ी होती थी कि आप घर से ये कर लीजिए, आप ऑनलाइन कर हाँ, लीजिए, लेकिन नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप देखिए तो होता नहीं था। मुझे हाँ, कई लोगों ने ऑफर दिया कि आप घर से एक्टिंग क्लास ले लीजिए, वो हाँ। भी सिर्फ मतलब बात ही बात रही। क्योंकि हम्म। जब पैसे, जो लोग आपसे एक्टिंग सीखेंगे उनके पास भी तो पैसे होने पैसे चाहिए, होने चाहिए एक्चुअली में, है हाँ। ना? है ना? तो वो लोग भी यही बोलते थे, अब फ्री में तो आप सिखाने बैठोगे नहीं ना। हाँ, आपका जब मोटिव यही है कि आपको पैसे अर्न करने हैं। हाँ। और जितने भी मिलते थे कि नहीं सर, ऑनलाइन कई लोग फ्री में क्लास कर रहे थे, हम्म, जो भी हम्म, उनका मोटिव रहा होगा। तो जब फ्री में क्लासेस कर रहे हैं तो फिर पैसे देके कौन करेगा क्लास? कौन करेगा। सही में ये हो गई थी हालत के लोग, ऑनलाइन तो बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हो गए थे, मगर ये लोगों के पास वो ज्वाइन करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे हैं, इवन बच्चों जी, को स्कूल ज्वाइन करने के लिए एंड ऑल बहुत ही प्रॉब्लम्स हुई थी। तो जी। आपने आपसे मैं ज़रूर ये कहूँगी सर कि आपकी आपसे थोड़ा कुछ हम डायलॉग या कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि आप शायरी भी करते हैं, तो ज़रूर हम आपसे सुनना चाहेंगे थोड़ा कुछ। मैं आप के लास्ट में जब बचेगा तो मैं आपको ज़रूर डायलॉग और शायरी अगर कुछ होगा तो सुना दूँ। अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह अभी आप पूछ लीजिए जो भी है, फिर मैं आपको डायलॉग वगैरह भी सुना दूँगा। वो तो मैं तो एक्टर हूँ, तो मैं डायलॉग बोलना तो मेरा काम ही है। आप तो जानती हैं, तो डायलॉग तो हम कभी भी आपको एक्चुअली सुना में देंगे। वही, और हम आपको सुनाए बगैर जाने भी नहीं देंगे फिर। पक्का, पक्का मैं आपको सुनाऊँगा। तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप नए जो अभी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको क्या लेसन दे क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, आज की अगर आप बात करें और पहले की बात करें तो बहुत फ़र्क है। राइट। फ़र्क ये है कि उस समय काम बहुत लिमिट होता था, एक्टर बहुत होते थे, हाँ। और आदमी को काम पाने में मतलब पसीने छूट जाते थे। मतलब आप जाना पड़ता था ऑफ़िसेज़ में, हाँ। फ़ोटो देना पड़ता था, हम्म, पियून होते थे, वो भगा देता था। आप अंदर तक तो बात ही नहीं कर पाते थे। नहीं कर पाते। कास्टिंग डायरेक्टर जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती थी उस समय, हम्म, और कास्टिंग डायरेक्टर का नाम भी नहीं होता था। आप पहले लोगों तक पहचान बनाते थे, उनके एडी होते थे, जो प्रोडक्शन वाले होते थे, जो बॉय होते थे, उनसे रिलेशन डेवलप करते थे, वो धीरे-धीरे आपको पहचानना शुरू करते थे, डायरेक्टर से मिलवाते थे। डायरेक्टर देखता था, फिर आपको बड़ी मुश्किल से कोई काम देता था। आज की डेट में कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, इतने सारे ऐप्स हैं, आप कहीं भी जाइए, अपनी फ़ोटो भेजिए, फ़ोटो से आपको लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको ऑडिशन के लिए बुला लेते हैं या ऑडिशन मंगवा लेते हैं। हाँ जी। आपने अच्छा किया तो आपको काम मिल जाता है। हम्म, तो ऐसे कई लोग हैं जो आज प्लेन से या ट्रेन से उतरते हैं और हफ़्ते 10 दिन में उनको काम मिल जाता है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब टीम जाती है आज की डेट में, दिल्ली जाती है, भोपाल जाती है, लखनऊ जाती है, उनको सेलेक्ट करके बुलाती है और काम दे देती है। हाँ। पहले ऐसा नहीं था। हम्म, पहले तो आपको बॉम्बे आना है, फ़ोटो खिंचवाना है, फ़ोटो लेकर के ऑफ़िस में धक्के खाना है, और वहाँ जा हर हफ़्ते जब उसने बोला कि आप इतनी तारीख को आइए, तो आप उस तारीख को पहुँचते थे। और फिर वो हाँ। बोलता नहीं, नहीं अभी नहीं, आप 1 महीने बाद आइए, बाद में या आई। 15 दिन बाद आइए। हाँ। तो मैं आपको बाद में एक वाक़या याद आया कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे उस समय सीरियल के। अच्छा। तो मुझे ऐसे हमेशा जब भी जाता तो बेटा क्या कर रहे हो? मैं बोलता था अभी उनको मिला, उन्होंने बोला है। तो बेटा देखो आज कितनी तारीख है? आज 11 फरवरी है ना? तो हम्म, मुझे 11 अप्रैल को मिलो। अच्छा। एंड आई वाज़ सो सिंसियर कि मतलब मैं 11 अप्रैल को पहुँच जाता अच्छा। था। और उनके 3, 4, 5 शोज़ उस समय चल रहे थे, बड़े नामी डायरेक्टर थे उस समय। और कंधे पे हाथ रखते थे, बोलते थे बेटा क्या कर रहे हो? अप्रैल में पहुँचता था। तो मैं बोलता था अभी ये मिला, उनको मिला और कुछ काम भी किया। अच्छा बेटा देखो 11 अप्रैल ना, मुझे 11 जून को मिलो। ओह। और मैं फिर जून को पहुँच जाता था 11 जून के। तो ऐसे ही होता रहा। तो एक बार मुझे मिला, तो इसके पहले कि मुझे बोले, तो मैंने बोला मैं सर आपका शो कर रहा हूँ। बोला कौन सा शो कर रहा हूँ? मैंने कहा वो शो कर रहा हूँ। कौन सा रोल कर रहे हैं? वो वाला रोल कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा कर रहे हो? अच्छा, अच्छा, अच्छा ठीक है। तो सिंसियरली अगर आप काम करते हैं, लेकिन ये है कि आपको भी सिंसियर होना पड़ता है। कई बार आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लोग लंबी-लंबी डेट दे देते हैं, आपको टालने के लिए भी बोल देते हैं। हाँ, राइट। है ना? लेकिन आप उनकी बात को भी सीरियसली लो।
उन्होंने वो भी शर्म खाएंगे ना कि अगर उन्होंने बोला अरे यार ये इसको मैं 6 बार झूठ बोल चुका हूँ, 6 बार मैं इसको टाल चुका हूँ, हाँ, अब ये बंदा सीरियसली आ रहा है, हाँ, सिंसियरली आ रहा है, तो कम से कम इसको काम देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो है काम पाना कंपैरेटिवली पहले से बहुत आसान है। आज की डेट में आप थोड़ा भी अगर आप मेहनत करते हैं और चीज़ों से जुड़ते हैं तो आपको काम मिल जाता है, आपको धक्के भी नहीं खाने हैं। ऑनलाइन आपको स्क्रिप्ट आ जाती है, आप उसको ऑडिशन करके भेज देते हैं, वहीं पर आपको यस और नो भी हो जाता है। पहले इतना आसान नहीं था। पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी आपको काम पाने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि पहले के जो डायरेक्टर होते थे, उनके अंदर गट्स होता था, वो आपको सेलेक्ट करते थे तो आपसे काम करवा भी लेते थे। करवा लेते थे। आज की डेट में किसी के पास इतना गट्स नहीं है कि वो आपसे काम करवा ले। वो आपके ऑडिशन 14 तरीके से देख करके समझ के फिर आपको सेलेक्ट करता है, उसके राइट। बाद फिर आपको काम मिलता है। लेकिन पहले लोग रिस्क लेते थे, आजकल रिस्क बिल्कुल नहीं लेते हैं। आपको देख करके, आपका ऑडिशन देख करके, आपके बारे में पूरी जानकारी लेकर फिर आपको काम देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले का वो सही था कि अभी? क्योंकि पहले अगर आपको कहा जाता था कि आपको ये सिलेक्ट किया है एंड ऑल, तो वो काम मिल जाता था। और अभी बहुत बार ऐसे होता है, अभी इतनी सारी कास्टिंग एजेंसीज हो गई है, तो कैसे लोगों को पता चले कि कौन सा ट्रू है? बिकॉज आपने देखा होगा कि सोशल नेटवर्किंग में तो बहुत सारे एड्स आते रहते हैं कि फोटोज भेजो, सब करो। तो कहाँ पे एक्टर्स को कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए? नहीं, एक्टर को अप्रोच तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव नो ऑप्शंस। आपको जो भी रास्ता दिखे, लेकिन उसमें सिर्फ आपको ये समझना जरूरी होता है कि कहीं फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, हाँ। चीटर तो नहीं है। क्योंकि अपने हिंदू माइथोलॉजी में एक कहावत है कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। आपको पता नहीं कौन आदमी आपके काम आ सकता है। तो आपको जो भी लोग मिल रहे हैं, आपका अपना सेंस होना चाहिए कि आदमी आपको चीट तो नहीं कर रहा, आपसे पैसे मांग रहा है। मोस्टली अगर चीटर टाइप के लोग होते हैं तो आपको कार्ड बनवाने के लिए बोलने लगते हैं, आपको फोटो हाँ। सेशन करवाने के लिए बोलने लगते हैं, वो आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए बोलने लगते हैं, आप इतने पैसे दे दीजिए, 50,000 रुपये आपको जो है मिल जाएगा, बाद में हम आपको जो कट जाएगा। अरे जब 50,000 रुपये जो आदमी दे सकते हैं तो आप उसको काम दिला दो, उसमें से काट लेना। सही बात है। ये कॉमन सेंस की बात है। इवन लेकिन मैंने क्या होता है अभी जो लास्ट वीक, सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इवन लास्ट वीक एक मुझे याद है किस्सा कि किसी ने डाला था कि 1500 रजिस्ट्रेशन भरने पर वो गारंटी दे रहे थे कि यू विल गेट अ रोल, मेन रोल। तो इस तरह से ये देखा जाए तो साइबर क्राइम का भी एक जरिया बन गया है बहुत ज्यादा। तो पैसे लोग नहीं, मांगते हैं एक्चुअली। मेरे हिसाब से तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो इनका नाम है, उनके यहाँ आप जाएं। अगर छोटे के यहाँ भी जाते हैं तो पैसे तो आप किसी को देना, हाँ। क्योंकि पैसे अगर आप देंगे तो पैसे देने का मतलब होता है कि वो आदमी जो है आपके साथ में चीटिंग करने वाला है। अगर अगर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, हम आपको काम देते हैं, इतना पैसा बनता है आपका, हम उसमें से पेमेंट लेके आपको बाकी पेमेंट दे देंगे, हाँ। वहां तक भी ठीक है। सही है। जो आदमी बोलता है 25,000 दे दीजिए आपका, बाद में हम आपका ये डिपॉजिट है, हम आपका डिपॉजिट वापस कर देंगे, इतने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आदमी आपको जो चीट करने वाला है। राइट। लेकिन लोग क्या होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है या डेस्परेट होते हैं, या कुछ लोगों को पास में बहुत पैसे भी होते हैं, वो सोचते हैं चलो 25,000 दे करके काम मिल हाँ। जाता है तो ले लो। हाँ। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं। मेरा अपना ओपिनियन यही है कि आप पैसे ना दें। अगर पैसे मांगते हैं तो आप उसको ये बोल सकते हैं भाई कि आप, हमारा इतना पैसा बनने वाला है, आप इसमें से इतने पैसे काट करके अपने हमें इतने पैसे आप दे देना। दे देना। राइट। हाँ, हाँ। सही बात है। तो सर मैं आपसे ज़रूर अपना ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कुछ और ऐसा वाक़या, जैसे आप, आपके पर्सनल फ़ेवरेट एक्टर कौन हैं? जिनको जिनको देखना आप पसंद करते हैं, जिनकी एक्टिंग? देखिए मेरा पर्सनल जो लाइकिंग वो संजीव कुमार जी है। ओके। है ना। हाँ, तो जो एक्टर थे, रियल मायने में एक्टर थे वो, हुँ। स्टार होते हुए भी एक्टर थे वो। आज की डेट में आपको स्टार बहुत मिलते हैं, सब अपने आप को स्टार समझने लगते हैं, है हाँ। ना। लेकिन जो एक्टर हो, जैसे इरफान खान साहब थे, हुँ। है ना, जो कि एक्टर होते हैं, जो चीज़ों को समझ के काम करते हैं। आप इरफान खान को जितनी बार देखेंगी उतनी बार आपको, लेकिन आप जितने भी स्टार को देखेंगे लगेगा वो हर पिक्चर में वैसे ही है।
सही बात। कैरेक्टर को एक्टर ही करता है, स्टार तो स्टार ही रहता है, वो कैरेक्टर को अपने हिसाब से बनाता है वो। उसमें स्टारडम इतना हावी हो जाता है कैरेक्टर में कि वो स्टार ही दिखता है उसमें। लेकिन जो एक्टर होगा वो कैरेक्टर में जाएगा तो लगेगा कि कैरेक्टर दिख रहा है उसमें। इरफान खान नहीं दिखते उसमें, वो कैरेक्टर दिखता था। लेकिन जब आप देखते हैं बड़े बड़े एक्टर की फिल्में देखते हैं तो उसमें आप ये नहीं कहते कि उसमें वो कैरेक्टर है, उसमें दिखता है कि वो एक्टर ही है, एक्टर। वो स्टार ही है ना। तो ये फर्क है। तो मेरे तो संजीव कुमार साहब थे जो कि जब भी उनको आप देखेंगे, जितनी फिल्मों में देखेंगे आप, चाहे आप खिलौना देख लीजिए, शोले देख लीजिए, कोई भी फिल्म आप उनकी उठा देखिएगा, आप उसमें देखेंगे कि वो उस कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। और हाई पिच और लो पिच में जो कमाल होता है एक्टर का ना, वो आज तक सिर्फ संजीव कुमार ही करते थे। नीचे पिच में डायलॉग को ले जाना और ऊपर बोलना, ये आपको बहुत रेयर कोई एक्टर में दिखेगा, वो सिर्फ संजीव कुमार साहब ही करते थे। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड, हालांकि मैं उनकी जैसी एक्टिंग तो नहीं कर पाता हूँ, ना मैं उनकी जैसी एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन होता है ना कि एक एक्टर आपको बहुत पसंद है, आप उसको फॉलो करते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं संजीव कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, और एक्टिंग का जो गॉड है ना, उनको मानता हूँ। नाइस। और बहुत बार ऐसे होता है कि उनकी पिक्चरें देखकर इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना, उनकी पिक्चरों में जैसे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, एकदम उनकी स्टोरी के अंदर ही घुस जाए, वैसे इतना ट्रू लगता है। 100%। वो एक फिल्म में जो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हाँ जी। गाना आप देखिए, कोई अगर वहां पर स्टार होता ना तो टी शर्ट में अपना बनियान नहीं उतारेगा, क्योंकि पेट निकला हुआ है, वह ऐसा दिख रहा है। तो उन्होंने उस चीज को भी एक्सेप्ट किया, उनको मालूम था मैं एक्टर हूँ तो लोग मुझे इस रूप में भी एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई स्टार होता तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। किसी स्टार का जो पेट निकला हो उसको आप उतरवा दीजिए, मैं मान लूँ। सही बात। हाँ, सलमान खान साहब टी शर्ट इसलिए उतारते हैं कि उन्होंने बॉडी बना रखी है। बॉडी बनाए। आज उनका पेट और वो भी तभी दिखाते हैं जब वो शॉट के पहले जो आधा एक घंटा पंप अप कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो आते हैं मैदान में। संजीव कुमार बिंदास आदमी थे, बोला ठीक है अगर ऐसा है तो ऐसा शॉट दे देता हूँ मैं। तो इसलिए वो उनका जो एक डेडिकेशन है, एक काम के प्रति लगन थी, काम के प्रति जो सोच थी ना, वो 100% थी। इसलिए संजीव कुमार साहब को लोग आज भी याद रखते हैं, इरफान खान साहब को लोग याद रखेंगे। बाकी जो स्टार तो आते जाते रहेंगे ना, रोज 4 स्टार पैदा हो रहे हैं और गुमनामी में चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होंगे जिनको आज आप याद भी नहीं कर पाते, उनका नाम भी नहीं ले पाएंगे आप, लेकिन जो अच्छे एक्टर रहे हैं उनको लोग हमेशा याद रखेंगे। हाँ, ट्रू। सही बात है। तो सर मैं आपसे ज़रूर अपने शो का जो आखिरी सवाल है वो पूछना चाहूँगी, कि जिसके इस क्वेश्चन का आंसर सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि आपको हमारे इस शो पर आकर कैसा लगा? एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मैं पिछले 1 महीने से नहीं फॉलो कर पाया, अदरवाइज उसके पहले जो आपका गोविंद नामदेव जी का था, संजय गांधी का था, राकेश बेदी जी का था, तो मैं देखता था। जब भी टाइम मिलता था, नहीं लाइव देख पाया तो कभी आपका जो फेसबुक वगैरह पर लिंक होता था उसके हिसाब से देख लेता था। तो आपका तो बहुत अच्छा है, और आप एक जो आपका जो टॉपिक है कि इंस्पिरेशन, लोगों को इंस्पायर करना, कि लोग इस चीज को समझें कि मुसीबत में कभी हार नहीं मानना चाहिए, यस सर। है ना। क्योंकि मुझे जब कई लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि यार अंबानी को आप जानते हैं ना, कई लाख करोड़ का आदमी है, लेकिन वो भी परेशान है। लोगों को लगता है ना कि अंबानी का तो इतना बड़ा एम्पायर है, इतनी सारी चीजें हैं, उनको लगता है वो अपने घर में आराम से बैठ करके सुकून से बैठे होंगे। सच अगर मानेंगे आप, अगर आप देखने जाएंगे तो वो भी परेशानी रहते होंगे। आज यहाँ मीटिंग करनी है, आज वो जाना, आज उनका शेयर का भाव गिर गया, आज उनको ये करना है, और कल गवर्नमेंट के उससे मीटिंग करनी है। तो उनकी जो प्रॉब्लम वो अलग लेवल पे होती है। रिलैक्स आज की डेट में कोई भी नहीं है। तो आप एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे लोग अगर देख करके आपसे कुछ अगर सीखें, या उनकी जिंदगी में कोई डिप्रेशन वो दूर हो, और उनमें जोश भर जाए किसी भी तरीके से, कोई भी वे में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ये बात बोलने के लिए। और सही में
हमारा ये मोटिव ही ये था लॉकडाउन में ये टॉक शो शुरू करने का, ताकि लोग बहुत सब सोशल नेटवर्किंग पे ही आ गए थे, तो इवन थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट हो जाए और वो देखें कि जो एक्टर्स हैं या किसी पर्सनालिटी को जो तुम सोचते हो कि बहुत ये लोग तो इनको तो कोई टेंशन नहीं है, तो उनको पता चले कि हर किसी के अपने लेवल की टेंशन होती है। डेफिनेटली। एक्सीलेंट सर। तो सर आपने जैसे कि आपने वादा किया था कि आप हमें डायलॉग सुनाएंगे, तो सर हम वेट कर रहे हैं आपका। आवाज कट गई थी बीच में। या सर, सर जैसा कि आपने कहा था कि आप डायलॉग सुनाएंगे, तो हम आपका डायलॉग जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। एक्चुअली बहुत पहले मैं एक प्ले करता था, ओके। सत्य के नाम से, सत्य के नाम से। तो उसकी कुछ लाइंस बहुत ही मतलब अच्छी हैं, और वो मुझे बहुत इंस्पायर भी करती हैं। तो मैं आपको उसकी कुछ लाइंस सुना देता हूँ। सुनाइए जरूर। पूरी दुनिया पूरा जहां घूमने के बाद जब मुझे कहीं भी सत्य का अंश नजर नहीं आया, तो मैंने तय कर लिया कि मैं चुपचाप अपने घर बैठ जाऊंगा और वहीं बैठकर सत्य की खोज करूंगा, उस घर की हर चीज में से, अपने आप में से, अपनी बीवी में से, यहाँ तक कि उस घर में आने जाने वाली उस हर एक सांस में से देखूंगा कि कहीं सत्य का अंश गुजर न जाए। समय गुजरता गया, मुझे पता चला कि मेरी बीवी गर्भवती है। मैं हमेशा अपनी बीवी की तरफ देखता था और सोचता था, कभी कभी वो भी मुझसे पूछती थी, क्या हो गया तुम्हारा, ऐसा क्या हो गया तुम्हारा, तुम हर समय परेशान रहते हो। कुछ नहीं, ऐसा कह के मैं उसे धीरे से टाल देता था। और फिर वही सब एक दिन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों आना चाहते तुम, अरे क्या करोगे तुम, क्या बनोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ नहीं। देख मेरी तरफ और सोच मेरे बारे में, मैं वेल क्वालिफाइड, मैं जज की उपाधि धारण करने वाला सत्य, मैं अपनी जिंदगी और मौत का उदाहरण देने वाला सत्य। मैं तो लुटा चुका अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में। तू बता, साबित कर पाएगा सत्य। ऐसा कुछ था उसमें, जो कि बहुत बहुत अच्छा किया सर आपने। बहुत टची था। हालांकि काफी मतलब शोज किए थे हमने पृथ्वी देश के। तो अ, एक जाते जाते आपने शेर व शायरी की बात की, तो मैं दो लाइन वो भी आपको सुना देता हूँ। जरूर सर। बाकी जो कि आपके शो का मोटिव है, उससे आपके शो का पूरा मोटिव हल हो जाएगा। ओके। चमन में रहकर भी फूलों से दिल बहलाना नहीं आता, चमन में रहकर भी फूलों से दिल बहलाना नहीं आता, जरा सी जिंदगी पे मुझे इतराना नहीं आता, सितम जहां तक हो सके ढाते चले जाओ, सितम जहां तक हो सके ढाते चले जाओ, समंदर है, हमें तूफान से घबराना नहीं आता। वाह क्या बात है सर, क्या बात है। सही कहा कि थैंक यू। हमें हमें बोलते हैं ना कि जिस तरह से हमने 2020 में इतनी नेगेटिविटीज, बहुत घर पे बैठ, बहुत जनों का अच्छा भी गया है टाइम, के वो लोगों को फैमिली के लिए टाइम मिला है एंड ऑल। तो अभी जी 2021 में नई उम्मीद के साथ सब फिर से लगे हुए हैं, पूरी दुनिया फिर से स्टार्ट हुई है। तो आपके क्या प्लान्स हैं सर अब 2021 के? 2020 तो खत्म हो गया, मैं उससे बाहर भी निकल आया हूँ, और मैं पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं करता हूँ। जो क्योंकि पीछे मुड़ के देखना मेरी फितरत नहीं, जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, राइट। बहुत मजबूरी ना हो, तो पीछे देखने का क्या मतलब है। क्योंकि आदमी हमेशा, समय भी आगे ही चलता है, कभी पीछे नहीं चलता है। पीछे नहीं चलेगा। तो समय के साथ वही मैच कर पाएगा जो आगे चलेगा। जो बीत गया बीती बात विसार के आगे की सुध ले, हाँ। जो बीत गया उसको विसार करके आगे चलना चाहिए। तभी मनुष्य इंस्पायर होगा, दूसरे को इंस्पायर कर पाएगा।
कि पीछे ही अटका रहेगा, मेरा 5 लाख रुपया नुकसान हो गया, मेरा 25 लाख रुपए चले गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, वो आदमी क्या कर पाएगा आगे। हाँ इसलिए जो गया आगे आप करो ना, आप जो बीत गया वो आने वाला है नहीं। सर, वही आपके क्या प्लान्स है 2021 में? 2021 में तो बहुत अच्छा प्लान है, और मैं काफी मतलब अच्छी शुरुआत भी हुई है। तो अब वो क्या होता है कि उसको रिवील करने का मतलब कोई होता नहीं, क्योंकि वो अचीव कर, एक बार मैं धर्म जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, शो में आए थे, तो बोलते थे कि पहले हम लोग की फिल्में आती थी, लोग देखते थे, उसके बाद लोग हल्ला करते थे, हाँ तुमको ये देखा वो देखा ऐसी वो। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, अब आपको करने से पहले ही ढोल ताशा लेके पीटना पड़ता है कि मतलब मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं ये करने एक्सपीरियंस। वाला हूँ। तो हाँ। आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। आई बिलीव कि आप जो लोग देखें, आप जो करने वाले लोग बताएं ना कि आपने ये किया है। राइट। ऐसा तो नहीं कि मैं जो करूंगा वो लोगों को दिखेगा नहीं। हाँ तो जी। मेरी जो प्लानिंग्स है वो आपको आने वाले दिनों में दिखेंगी, और उसके बाद लोग बोलेंगे कि मैंने आपको ये देखा, वो वहाँ देखा, आपने ये किया। मैं अपने आप से बोलूँ मैं ये करने वाला हूँ, उसका कोई मतलब है नहीं। मतलब नहीं। सही कहा आपने सर। और अभी ऐसा हो गया है कि पिक्चर बनने के बाद हर शो में आके पब्लिसिटी करनी पड़ती है कि हाँ, प्रमोशन करना पड़ती है कि हमारी पिक्चर आ रही है एंड ऑल। सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। वो हाँ, मजा नहीं है। वो आजकल सिस्टम बन गया है, वो मजबूरी है आदमी की कि आजकल करना पड़ता है। अदरवाइज मजा तो तभी है जब है। आप करें, लोग देखें, लोग बिल्कुल बोलें आप, है सही ना, बात तब मजा है ना। अदरवाइज आप पहले से कर रहे हैं और पता लगा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, है। वो नहीं होना चाहिए। लोग आपको बोलें कि यार मजा आ गया, आपका ये काम देखा, आपका वो काम देखा, आपको वहां देखा, आपने ये किया। लोग आपके बारे में चर्चा करें तो मजा है। और जब लोग आपको देखेंगे तो चर्चा भी होगी, लोग आप क्रेडिट भी देंगे, आपको रेस्पेक्ट भी देंगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि रेस्पेक्ट इज कमांडिंग नॉट डिमांडिंग। जब ठीक। आप कमांड करेंगे तो आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। तो जो आपको चाहिए, आप अगर वो चीज़ अचीव करेंगे तो लोग भी उस चीज़ को मानेंगे। आप लोगों से ये नहीं कह सकते कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, आप मानिए, आप मानिए। हाँ। ऐसा नहीं होता है। आप अच्छा एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोग आपको देखेंगे तो लोग अपने आप मानेंगे ना। राइट आपको सर। कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी एक्चुअली। तो मेरा मेरा अपना यही मानना है। बाकी तरह तरह के लोग हैं, उनके अपने अपने विचार होते हैं, और हर आदमी अपने विचार में ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई आपसे। और मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपका हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे मौका दिया, बुलाया। और मैं ये भी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अंजलि जी का ये शो देखिए, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी बातें होती, हो सकता है कोई एक अच्छी बात आप अगर उसको अडॉप्ट कर लें तो आपकी लाइफ में काम में आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक 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 ये शंकर जी आपने कि हर किसी को स्ट्रेस होता है, हर किसी को प्रॉब्लम्स होती है अपने अपने लेवल पर। तो फ्रेंड्स, टेंशन नहीं लेने का, खुश रहने का, स्माइल करने का। आपकी एक स्माइल किसी का दिन बना सकती है। तो चलिए जाती हूँ मैं, फिर मिलूंगी। मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, शो का दस्तूर है, निभाना पड़ेगा। अब हमें आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। बाय बाय।